Students, good morning. Today we'll be discussing the matrix method for solving system of linear equations by matrix method. Means we'll be discussing how to use inverse of a matrix and the other method to solve a system of linear equations. System of linear equations means कैसी equations, इस format में जो equations रहती हैं. देखो यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. इन तीनों इक्वेशंस में मैं जैसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z. मुझे ये x, ये y और ये z की वैल्यू निकालनी है. ये इस क्वेश्चन का मेन मोटिव रहता है, मतलब जिसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो आपको ऐसी इक्वेशंस दी जाएंगी. अगर 3 इक्वेशंस दिख रही हैं आपको, तो वो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा. अगर आपको सिर्फ 2 ही इक्वेशंस दिख रही हैं और 2 ही वेरिएबल दिख रहे हैं, यानी x और y दिख रहे हैं, तो वो हमेशा 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा. मतलब ये क्वेश्चन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सॉल्व होते हैं. और ये जो पार्ट है जो आज हम समझने जा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का. मतलब इससे आपको पेपर में करीब 8 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं जो डायरेक्ट रहते हैं. कोई उसमें बहुत वो नहीं रहता, सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, जैसा बुक में है, जैसा एग्जाम्पल अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है. हाँ, बस इसको सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारी बुक में 2 मेथड्स अडॉप्ट करी गई हैं, जिसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ द इन्वर्जन मेथड, और दूसरी जो मेथड है दैट इज़ द रिडक्शन मेथड. तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं और रिडक्शन, क्योंकि ये कई बार पेपर में ज़रूर आता है कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड और बाय रिडक्शन मेथड. तो वो मेथड पे स्ट्रेस करके कई बार सवाल पूछते हैं. तो इन दैट केस आपको दोनों मेथड्स आनी चाहिए. जैसे इन्वर्स निकालने के लिए आपने 2 मेथड्स देखी, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की देखी, और एक आपने एडजॉइंट मेथड देखी यूजिंग द फार्मूला बेस्ड मेथड देखी. तो वो एडजॉइंट वाली इसमें बहुत काम में आती है. अगर आपसे इन्वर्जन मेथड की बात करूं, तो इसमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फंडामेंटल यूज़ होता है, इसीलिए इस मेथड को इन्वर्जन मेथड कहते हैं. रिडक्शन मेथड जब आऊँगा तो उसके ऊपर रिडक्शन मेथड को सॉल्व करते वक्त उसकी बात करूँगा. तो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्जन मेथड सिखाता हूँ. काय के लिए ये मेथड काय के लिए रहती है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब एक ऐसी इक्वेशंस, ये मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं जिससे मेरा 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है. अगर इन इक्वेशंस का आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है. 3x + 4y + 2z = 8, इक्वेशन नंबर 1. 2y - 3z, x प्रेजेंट नहीं है तो उसको 0x बोल देंगे. x है नहीं यहाँ पे ओरिजिनली, तो मैं इसको अपने मन से ही लिख दूंगा 0x. x - 2y + 6z = -2. ये 3 इक्वेशंस हैं बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, ये a3 b3 c3 है. ठीक है. तो क्या कहता है, आप दोनों ही मेथड्स की शुरुआत तो एक ही जैसी रहती है. आप चाहे इन्वर्स मेथड लगाओ, चाहे रिडक्शन मेथड लगाओ, सबसे पहले इक्वेशंस को ऑब्जर्व करके आपको 3 मैट्राइसेस का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स. हमेशा इसको ए से ही डिनोट करना, कोई और नाम मत देना. इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा ए मैट्रिक्स से ही करा जाता है, तो इसको हमेशा ए ही रिप्रेजेंट करना. कौन सा मैट्रिक्स रहता है? जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उन सब के कोफिशिएंट्स लाइन से लिख दिए. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. मैंने तीनों मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स वहाँ लाइन से लिख दिए हैं. अब जो दूसरा मैट्रिक्स है एक्स मैट्रिक्स, ये वो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये बात
कि कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है और z प्रेजेंट है। ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं x, y एंड z। एक और मैट्रिक्स बनाया B जो कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स का है, d1, d2, d3। तो इसकी 3 वैल्यूज एंट्री करी, d1, d2, d3, है ना। और अब देखो बिल्कुल ये जो मैंने यहाँ फॉर्मेशन करा A, X और B मैट्रिक्स, मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है और उसमें भी सबसे पहले मैंने A, X और B की वैल्यू कॉपी कर ली। यहाँ पे भी 3 वेरिएबल दिख रहे थे X, Y और Z, उनके X, Y और Z लिख लिया। A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 लिख लिया। और B वाले में कांस्टेंट टर्म्स आते हैं इक्वल टू के बाद जो लिखे हुए हैं, तो उनको भी लाइन से लिख लिया 8, 3 एंड -2। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो कि इन्वर्जन मेथड है, मैं फर्स्ट वाली मेथड डिस्कस कर रहा हूं अभी, इन्वर्जन मेथड। दोनों जो मेथड्स हैं उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, सबसे पहला फॉर्मूला वो यही अप्लाई होता है, चाहे वो इन्वर्जन हो चाहे वो रिडक्शन हो। हमेशा ये ऐसे मैट्रिक्स लिखने के बाद में उसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों ही मेथड्स में अप्लाई होता है, इन्वर्जन में भी होता है, रिडक्शन में भी होता है। हाँ, इस फॉर्मूले के बाद की स्टेप्स दोनों मेथड्स में अलग अलग चलने लगती हैं, लेकिन ये फॉर्मूले तक दोनों मेथड्स एक जैसी ही दिखाई देती हैं। इसके बाद के जो स्टेप्स आएंगे वो अलग अलग दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वर्जन मेथड आपसे डिस्कस करता हूं। इन्वर्जन मेथड का नाम इन्वर्जन क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। आपने इन्वर्स निकालने के 2 तरीके सीखे हैं। एक सीखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो काफ़ी बड़ी मेथड थी, उसमें काफ़ी ऑपरेशंस लगाने पड़ते थे। और एक आपने सीखी है एडजॉइंट मेथड, जो कि फॉर्मूला मेथड है, जो हम सबको आती है। तो अगर आप इन्वर्जन मेथड लगाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स का, मतलब कौन सा मैट्रिक्स, ये वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ता है। ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ता है। मतलब अगर ये मेरे पास एग्जाम्पल है तो इसमें ये ए वाला मैट्रिक्स है, मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। और इन्वर्स निकालता कैसे हूँ? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है? ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन mod of A। A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन mod of A। ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला रहता है, जिसमें आपको mod of A की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है। mod of A कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था। प्लस माइनस प्लस का ऑल्टरनेट सिंबल डाल देते हैं और ये मैट्रिक्स को ओपन अप करते हैं। कैसे ओपन अप करते हैं? पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉलम और ये एक रो हम हाइड कर देते हैं। तो मेरे पास जब मैंने कॉलम और रो हाइड करा तो मेरे पास बचा 12 - 6। मतलब मैं अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, जस्ट अ मिनट। मैं 3 को पहले एक्सपैंड कर रहा था 3 से, तो मैंने ये कॉलम और ये वाली रो हाइड कर दी। तो मेरे पास जो नंबर्स बचे 12 - 6, 12 - 6। तो देखो मैंने लिखा है +3, क्योंकि ये +3 था यहाँ पे, +3 × 12 - 6। फिर नंबर कौन सा था? -4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4। अब -4 वाला कॉलम और -4 वाला रो हाइड कर दूंगा। तो कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं? 0 + 3। तो देखो मैंने यहाँ लिखा 0 + 3। इन सबको मल्टीप्लाई करा मैंने, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे mod of A की वैल्यू मिल गई 2। मतलब mod of A 0 के बराबर नहीं है।
मतलब ये जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मुझे मिला हुआ था, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। मतलब अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहता है तो मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल बोला जाता है, मतलब जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। नॉन इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो क्योंकि इसके मॉड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, मॉड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, काय के बराबर आई है, 2 के बराबर आई है, तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। हेंस दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्स कैसे निकालता था? अगर आपको याद हो एडजॉइंट मेथड से, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन वाली मेथड मत लगाना, वो बहुत टाइम लेती है। तो आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि लगा ही नहीं सकते, लेकिन वो बहुत अननेसेसरली टाइम खाती है, तो उससे बेटर है कि आप एडजॉइंट से ही निकालो इसको। तो आप इसको एडजॉइंट से इसका इन्वर्स निकालो। कैसे निकालोगे? आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। कैसे निकलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए? पहले माइनर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। याद है माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं? M11, ये है M11 आपका। M11 कैसे करते हैं? वो कॉलम और वो रो को हाइड कर देते हैं। तो ये आया 12 माइनस 6, तो माइनर आ गया 6। M12 है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दिया, तो ये आया 0 प्लस 3। तो देखो मैंने लिखा M12 0 प्लस 3। ऐसे सारे माइनर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। M11, M12, M13, रो और कॉलम को हाइड करके जो 4 नंबर दिखते हैं वो माइनर कहलाते हैं। उनको बस मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले ये वाले को इससे करो माइनस ये वाले को इससे करो। ठीक है, तो ऐसे आप सारे माइनस कैलकुलेट कर लेते हो इन्वर्स, एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालते वक्त। माइनस कैलकुलेट करने के बाद में आप उनके निकालते हो कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने का मैंने उस दिन आपको फॉर्मूला बताया था। आपको A11, ये कोफैक्टर का नोटेशन है। माइनर का नोटेशन कैसा रहता है? कैपिटल M11, और कोफैक्टर का नोटेशन कैसा रहता है? कैपिटल A11। अब कोफैक्टर कैसे निकलता है? -1 की पावर I प्लस J 1 + 1 इंटू M11। अब -1 की इवन पावर है तो ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू 6, क्योंकि M11 की वैल्यू 6 आई थी, तो 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6। ये आया समझ में? तो ये आपने सबसे पहले क्या निकाला? कोफैक्टर्स। ऐसे सारे कोफैक्टर्स आपको निकालने, मैंने सारे ये निकाल के रखे। A11, A12, A13, A21, A22, ऐसे सारे निकाल के रख दिए मैंने, और इनकी वैल्यूज यहां लिख दी। अब कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो ये देखो A11, A12, A13, A11, A12 और A13, इनको कॉपी कर दिया, और फिर इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, रो का कॉलम बना दिया, रो का कॉलम बना दिया, रो का कॉलम बना दिया। ये जो फाइनल आंसर आया इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन क्या इनवर्स निकल गया? नहीं। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? एडजॉइंट ऑफ ए को मॉड ऑफ ए से डिवाइड करो। तो मॉड ऑफ ए मैंने शुरू में ही निकाल के रखा था, जो कि काय के बराबर था? 2 के बराबर था। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए को 1/2 से डिवाइड किया, मतलब 2 से डिवाइड किया तो वो 1/2 बन गया। और हर एक टर्म, इस मैट्रिक्स के अंदर का हर एक एलिमेंट ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3। -28 जब 2 से डिवाइड होगा तो बन जाएगा -14। -16 जब 2 से डिवाइड होगा तो बन जाएगा -8। ऐसे ही हर एक टर्म यहाँ पे 2 से डिवाइड होता चलेगा।
और ये नया मैट्रिक्स बनकर आ जाएगा। अब ये जो नया मैट्रिक्स है ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्स मैट्रिक्स विच यू हैव। इतना समझ में आया सबको, है ना? अब मेन इन्वर्जन मेथड यहां से स्टार्ट होती है। इन्वर्जन मेथड लगा का ही क्लियर है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए इन्वर्जन मेथड यहां से स्टार्ट होती है। मतलब सबसे पहला फॉर्मूला आपने इन्वर्जन मेथड में कौन सा लिखा था? ये वाला। और इसके बाद में आप फॉर्मूला लिखोगे ये वाला, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। मतलब सबसे पहला फॉर्मूला जो कॉपी में दिखना चाहिए वो है ये वाला। दोनों मेथड्स में, चाहे इन्वर्जन लगाओ चाहे रिडक्शन लगाओ, दोनों मेथड्स में जो सबसे पहला फॉर्मूला वहां पे फ्लैश होगा वो यही वाला रहना चाहिए। इन्वर्जन मेथड में जो सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई होता है वो है ये वाला, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो x क्या रहता है? x कौन सा मैट्रिक्स है? वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सारे अननोन वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो कितने अननोन वेरिएबल थे यहाँ पे? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स निकाल के लिखा है तो ए इनवर्स यहां लिखा। और बी कौन सा मैट्रिक्स था? सारे कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स था, सारी कांस्टेंट टर्म्स का, 8, 3 और -2 का मैट्रिक्स था बी। तो मैंने यहां पे ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करना आता है, एक रो हमेशा एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। जब भी एक कॉलम या एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो एक ही एलिमेंट आंसर बनता है, मतलब जो आंसर आता है वो एक ही। अब कैसे होता है मल्टीप्लाई? 3 इंटू 8 यानी 24, -14 इंटू 3 यानी -42, और -8 इंटू -2 मतलब +16। तो 24 -42 +16 सॉल्व करा तो आंसर आ गया -2। एक रो और एक एलिमेंट और एक कॉलम जब मल्टीप्लाई होता है तो एक ही एलिमेंट आंसर आता है। अब इस रो का काम खत्म हो गया, अब ये वाली रो मल्टीप्लिकेशन में हिस्सा लेगी। ये वाली रो ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो दूसरा एलिमेंट आंसर में आएगा। फिर इस रो का काम खत्म हो जाएगा, फिर ये वाली रो पार्टिसिपेशन करेगी। ये वाली रो ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड एलिमेंट तैयार होगा। ऐसे करके आपको 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, -2, 3 और 1। और आप जब इसको LHS और RHS को कंपेयर करोगे तो x का आंसर आएगा -2, y का आंसर आएगा 3 और z का आंसर आएगा 1। So you get the value x is equals to -2, y is equals to 3 and z is equals to 1. This is the inversion method for solving a system of linear equations in matrix. ध्यान से देखिए, आई एम गिविंग, मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर रहा हूं। ये मेथड को रेफर करिए और गूगल टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करिए बाय दिस मेथड ओनली। ठीक है।